गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 21 की, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड किस तरह से कर रहे हैं, एक वो पार्ट जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है वो आता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में, ठीक है। और दूसरा वो पार्ट जिसके अंदर वायर्स जो होती हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या बताया इसमें कि न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा। सबसे पहला पार्ट होता है इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनसीईआरटी में हमें दो कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरा ब्रेन से जुड़ी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो वायर्स का पूरा एक जाल होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है ब्रेन, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किस चीज़ का पार्ट है, ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब कि हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहली चीज़ हमने बताई ब्रेन। ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्कल में। और ये वाली जो बोन्स होती हैं, जो फ्लैट ऊपर हमें दिखा रखा है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है क्रेनियम, जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। और ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि इससे कुछ वायर्स बाहर निकली हुई होती हैं, और ये वायर्स बनाती हैं क्या चीज़, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेती हैं। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो वायर्स जो ब्रेन से निकल रही हैं और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और एक वो वायर्स जो हमारे हाथ पैरों को, हमारे लिम्स को कंट्रोल कर रही हैं। तो इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है इसके अंदर, ये होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब होता है, लिखा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन से मैसेज लेकर कहाँ लेकर जा रहा है, हमारे हाथों पर लेकर जा रहा है, हमारे पैरों पर लेकर जा रहा है, हमारी बेसिकली हम कहेंगे कि स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम किस चीज़ को कंट्रोल करता है, यहाँ पर मैसेज कहाँ से आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या तो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, और वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो हम ये लिख लेते हैं, ये क्या करता है, कंट्रोल स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी, कंट्रोल स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर लिया हमने। कहा दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड है, टंग है, या और पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला ये सिस्टम कहलाता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इट इज नोन एज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये दो पार्ट कौन से होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में,
ठीक है। एक पार्ट तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा, कि वो जो बॉडी के फंक्शंस को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, इमरजेंसी एक्टिविटीज़ उसकी वजह से होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक पार्ट होता है जो बेसिकली हम कहें कि जब इमरजेंसी कंडीशन ख़त्म हो जाती हैं तो वापस से बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आने का काम करता है। तो इसलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। एक पार्ट होता है इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी के आसपास में या हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन, जिसके अंदर हमें वहाँ पर लड़ना पड़ सकता है या भागना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो काम करता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कब काम करता है, कि जब कभी इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये सिस्टम काम करता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की खास बात क्या होती है कि जब इमरजेंसी कंडीशन ख़त्म हो जाती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस ओवर हो जाती हैं, तो बॉडी को वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाने का जो काम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब जैसे इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सामने कोई बड़ा सा डॉगी आ जाता है, ठीक है, तो जिससे आपको बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से भागना पड़ेगा या उससे हटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाती है। किस तरह से तैयार होती है, ठीक है, कि हमें वहाँ से अगर भागना पड़ता है तो उसके लिए हमारी पैरों की मसल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन होनी चाहिए। और इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बॉडी की सेल्स में भेजना पड़ेगा, मसल्स के अंदर भेजना पड़ेगा। और उसको भेजने के लिए ब्लड प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, जो नॉर्मली कितना होता है 12 to 16 पर मिनट होता है रेस्पिरेटरी रेट, वो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। जो पल्स रेट होता है हमारा नॉर्मल 75 या 72, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। बीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है, मसल्स को एक्टिवेट करना है। तो जो बॉडी के और सिस्टम चल रहे हैं उनको हमें सप्रेस करना पड़ेगा, तो सलाइवेशन जो होता है वो कम हो जाता है। इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है, इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं उनके प्रोसेस को भी स्लो कर दिया जाएगा। और ये सारी एनर्जी कहाँ पर भेजी जाएगी, मसल्स के अंदर, जिससे हम इमरजेंसी कंडीशन से ओवरकम कर सकें और वहाँ से भाग सकें या उससे हम लड़ सकें कंडीशन से, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सब कुछ यही होता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे अभी। और जब वो कंडीशंस ओवर हो जाती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है, ठीक है। हमारा पल्स रेट जो बढ़ गया था वो पल्स रेट वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट जो बढ़ गया था वो रेस्पिरेटरी रेट भी वापस से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करता है, ठीक है। तो एक ध्यान रखेंगे, हमने क्या कहा कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज भेजता है कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से जो मैसेज जाता है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये मैसेज यहाँ से किसको जा रहा है, ये जाता है मैसेज इंटरनल ऑर्गन्स को मैसेज जाता है। और या तो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है या उस एक्टिविटी को स्लो कर दिया जाता है। जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, या कंट्रोल करा जाता है। बेसिकली इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस से इमरजेंसी कंडीशन जब खत्म हो जाती हैं तो बॉडी को या बॉडी के फंक्शंस को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, इससे कुछ वायर्स जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, जिनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलती हैं वायर्स ये कहलाती हैं क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर होती हैं 12 पेयर, ठीक है। फ्रॉग के अंदर ध्यान रखेंगे कि फ्रॉग के अंदर ये 12 पेयर किस में है,
ह्यूमन के अंदर, रैबिट के अंदर, ध्यान रखेंगे। और 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, 10 पेयर ये पाई जाती हैं फ्रॉग के अंदर। ये भी आपसे नीट के अंदर पूछ सकते हैं। और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड क्या स्ट्रक्चर होता है? स्पाइनल कॉर्ड हम कहते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बीच में एक हॉलो कैविटी, अंदर से खोखली एक कैविटी होती है, हॉलो कैविटी, और उस हॉलो कैविटी को हम कहते हैं न्यूरल कैनाल। और उस न्यूरल कैनाल के अंदर वायर्स का पूरा एक जाल होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इससे भी बहुत सारी वायर्स बाहर निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली वायर्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स का नंबर जो होता है हमारे अंदर, ये ध्यान रखेंगे, स्पाइनल नर्व्स का नंबर होता है 31 पेयर। तो ध्यान रखेंगे 31 जोड़ी हमारे अंदर क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और 12 पेयर्स हमारे अंदर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है? बेसिक एक क्लासिफिकेशन किया है न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, यहाँ तक इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को बोलने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है हमने इसको। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, न्यूरोनल जंक्शन जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं, न्यूरॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाकर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे ब्रेन के फंक्शन के बारे में, ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में, रिफ्लेक्स सेक्शन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल इसको, ये जो टॉपिक है काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है, हम इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक कोई बच्चा, हर एक कोई स्टूडेंट जो है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो 11 के अंदर है, वो इन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ ले और एक एक पॉइंट उसकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वीडियोस होती हैं इसके अंदर ये रेगुलर चलती रहेंगी। तो आप लोग इन वीडियोस को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इन वीडियोस को देखेंगे तो वो पॉइंट्स आपके उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम को हमने यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करा। सेंटर का मतलब जो बॉडी के सेंटर में है, और इसी से जो वायर्स बाहर निकली हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड से हों चाहे वो क्रेनियम से हो, ठीक है, वो भी इस सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सोमैटिक, न्यूरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे की बात करना शुरू करेंगे।